किस्मत तो जरा देखिए टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ जबकि लबेबाम रह गया। लबेबाम कहते हैं मंजिल को। जब आप किसी इमारत पर, पहले जो किले होते थे उसकी बाहरी दीवार से जब चढ़ा जाता था गोह के सहारे या किसी के सहारे, तो वो जो अंतिम लैप होता था एक आध फीट का, जब आप पार करके और छत पर पहुंच जाते उसको लबेबाम कहा जाता है। बिहार की राजनीति में फिलहाल यही हो रहा है। आरजेडी में क्यों हो रहा है? क्योंकि तेजस्वी जो खुद को मुख्यमंत्री मान चुके हैं, अपने नए नवेले गुरुजी राहुल गांधी की तरह, जैसे राहुल गांधी खुद को प्राइम मिनिस्टर मान चुके हैं, वैसे ही तेजस्वी ने खुद को मुख्यमंत्री मान लिया। लेकिन उनके घर का लफड़ा जो है वो सुलझने के बजाय बिगड़ता चला जा रहा है। इसके साथ हमारे तथाकथित माननीय सुप्रीम कोर्ट के तबलची मृदंगिया लोग भी हैं, जो एक के बाद एक अद्भुत उल जलूल बयान और उससे भी उटपटांग फैसले देकर इस देश की जनता के मन में अपने लिए घनघोर घृणा का भाव पैदा कर रहे हैं। और ये चीज वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हो चुका है, लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। और अगर वो अब भी नहीं चेते तो सड़क पर उतरने के बाद जनता क्या करती है, ये हमने नेपाल में भी देखा है, ये हमने बांग्लादेश में भी देखा है। लेकिन पहले हम लोग बातचीत बिहार की करेंगे। एक बहन है रोहिणी यादव, एक पोस्ट करती हैं, एक ट्वीट लिखती हैं, उस पर बवेला होता है। तेजस्वी लालू को फोन करते हैं, लालू रोहिणी को समझाते हैं, फिर रोहिणी एक और ट्वीट करती है, अपने बलिदानों की याद दिलाती है। हालांकि उसके बारे में कुछ जलनखोर कहते हैं कि उन्होंने कोई किडनी विडनी नहीं दी, किसी नौकर की किडनी ली गई और इसीलिए ये लोग सिंगापुर भागे। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हुआ ये कि तीसरे ट्वीट तक स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई और रोहिणी वापस सिंगापुर चली गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद तेज प्रताप भी आ गए। तो बिहारी औरंगजेब तेजस्वी यादव पर आज चर्चा शुरू करेंगे आनंद जी। औरंगजेब ने रजा, मुराद, शुजा और सबसे बड़े दारा शिकोह की हत्या करवाई। आज जमाना बदल चुका है, 2025 है। तेजस्वी यादव ने दारा शिकोह उर्फ तेज प्रताप, जो वैसे उनसे बड़े हैं लेकिन सरकारी कागजों में, चूंकि परिवार ही घोटालेबाज है, तो सरकारी कागज में वो बड़े हैं। यानी जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। छोड़िए इस बात को, जाने दीजिए। इस खानदान के बारे में कुछ सीधा सीधा बोलना मतलब खुद को लटपटा देना है। तेज प्रताप कूद गए और कहा कि महुआ का दिमाग खराब हो चुका है, उसका पागल हो चुका है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, पता नहीं महुआ के विधायक से क्यों इतना नाराज है। और उसमें कहा कि मेरी बहन को और प्रधानमंत्री मोदी की मां को जिसने भी किया है, तो मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जांच हो और सजा हो। और तेजस्वी के मंच पर यह हुआ है, उसकी भी उन्होंने मुखालफत की, कहा कि वो सुदर्शन चक्र चला देंगे जो लोग उनकी मां बहन के बारे में कुछ बोलेगा। लालू के घर में क्या खिचड़ी पक रही है आनंद जी? ये औरंगजेब क्या विजयी रहेगा या दारा शिकोह आ जाएगा जहां आरा रोशन आरा को अपने खेमे में लेकर? देखिए, दारा शिकोह की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी नैतिकता। इसको हम हमेशा ऐसे कहते हैं कि भारतीय युद्धों में आप जब देखिएगा तो जब भी ये लोग हारे हैं तो ये लोग क्या करते थे, नैतिकता के ऊंचे हाथी पर, मतलब एक हाथी पर चढ़ के बैठ जाते थे। तो उसको हम कहते हैं हमेशा कि नैतिकता के ऊंचे मचान पे चढ़ के बैठ जाना। तो नैतिकता के ऊंचे मचान पे चढ़ के बैठ करके युद्ध करने आप जाएंगे जब भी, तो आपकी हार होनी एकदम तय है। आप जितनी बार देखेंगे हाथी पर कौन था और घोड़े पर कौन था और लड़ाई होने पर नतीजा क्या निकला, तो आपको यही चीज बार बार, एक बार दो बार नहीं, बार बार नजर आ जाएगी। आप देख लीजिए रानी दुर्गावती की जो लड़ाई होती है अकबर से, तो उस समय आप देख लीजिए रानी दुर्गावती हाथी पर सवार थी। ऐसे ही आपको और भी लोग दिखेंगे। दारा शिकोह खुद भी जो हारा था जिस समय, उस समय दारा शिकोह हाथी पर ही सवार था। और भी लोगों को सबसे आप बड़ा देखेंगे तो उदाहरण, हेमचंद्र हेमू सबसे वगैरह आप बड़ा देख सकते हैं।
सबसे बड़ा उदाहरण आप सबसे लास्ट में दे रहे हैं, हेमू जो विक्रमादित्य, आखिरी हिंदू सम्राट, उसकी भी हार तो इसी वजह से हुई थी, भाई साहब हाथी पर जाके बैठ गए थे। तो ये जो हाथी पर चढ़ के बैठ जाना होता है ना, ये अक्सर नुकसानदेह होता है। तो यहाँ बिहार की राजनीति में भी आप देखिए कि नैतिकता जो बची हुई है, नैतिकता मतलब किसी को भी गाली देने को बुरा कहा जाता है। कोई भी सामान्य आदमी गाली देने को डिफेंड नहीं करेगा। कोई भी नॉर्मल आदमी गाली देने की मतलब जस्टिफिकेशन नहीं देगा कि हाँ इस वजह से गाली दी या ऐसा था वैसा था। ये सारा काम जो है ये बिल्कुल ही अनैतिक आदमी जो हो वही कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको आरजेडी और कांग्रेस वाले जो हैं वो गाली देने को भी जस्टिफाई करते हुए, गाली देने का भी बचाव करते हुए नजर आएंगे आपको। तो पिछली बार जब हुआ तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मंच पे कोई नहीं था जी, हम लोग तो वहां से निकल गए थे जी, उसके बाद हुआ जी, हम लोग जिम्मेदार नहीं है जी। अब जब दूसरी बार हुआ तब तो तेजस्वी यादव के सामने हो रहा था, तेजस्वी यादव वहीं खड़े थे। तो अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये तुम्हारे तरीके नहीं है या ये तुम्हारी भाषा नहीं है। अब तो सिद्ध हो गया है कि तुम्हारी नैतिकता ऐसी ही है, गालीबाज हो तुम। दूसरों की माँओं और बहनों की कितनी इज्जत करते हो। तो वो जो तुम माई बहन योजना लेकर के आए थे, तो उसमें तुम्हारे माई बहन कर देने का क्या मतलब था? वो वही वाला मतलब था जो सड़क पर निकलता है। सड़क पर किसी का माँ बहन कर देना या किसी की सोनिया प्रियंका कर देना, कह देने का जो अर्थ हम लोग लेते हैं, तो जो अर्थ किसी की सोनिया प्रियंका कर देने का होता है, बिल्कुल वही अर्थ यहाँ पर भी था। तो यहाँ पर भी गाली गलौज वैसे ही दिखाई दे रही है। और उसको डिपेंड कौन कर रहा है? तो नैतिकता के मापदंड देखिए, नैतिकता के मापदंडों पर कहा गया कि भैया विवाहित होने के बावजूद जो है दूसरा अफेयर इसने जो है वो चला रखा था, इसलिए ये अनैतिक है आदमी, इस अनैतिक आदमी को बाहर करो। ये कह के जिस आदमी को पार्टी से बाहर कर दिया आरजेडी वालों ने, वही आदमी नैतिकता की बात कर रहा है। उसी आदमी के पास बस नैतिकता बाकी है, सिर्फ उसी एक आदमी को ये चीज सूझा भी कि भैया दुर्गा पूजा का समय नजदीक आ गया है और ऐसे टाइम पर अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो एकदम ही धर्म के भी विरुद्ध है और तुम्हारी नैतिकता और कानून वगैरह के खिलाफ जो है वो तो है ही। देखिए एक तो बात ये पर जरा समस्या आपको आगे चलें, दिखेगी। आनंद जी, रोक रहा हूं और रोकना ही रहा हूं, दर्शकों माई बाप, एक चीज उसी में जोड़ रहा हूं। जोड़ ये रहा हूं कि नैतिकता की बात लालू खानदान के बारे में हम लोग बेकार ही कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट करना है, छोड़िए, ये खानदान हम लोग जानते हैं। इनफैक्ट जिस दारा शिकोह को आप बना रहे हैं, मैं तो ये भी कहूंगा कि वो भी प्रपंची ही है, क्योंकि वो भी कभी ना कभी इस परिवार के साथ था और उसने वो तमाम सत्ता सुख लूटे हैं। जब वो खुद मिनिस्टर था तो उसने भी एम्बुलेंसेज अपने घर पर लगवाया, उसने भी मिट्टी बेचनी शुरू की चिड़ियाघर की, उसने भी क्या क्या कांड नहीं किए। लेकिन खैर, वो एक होता है ना कि सांपों में भी भाई सबसे जहरीला रसेल वाइपर है, फिर उसके बाद करैत है, फिर धामिन है, फिर गेहुअन है, फिर मान लीजिए कि ढोरिया है, फिर पानी वाला सब है, जो भी है। तो तेज प्रताप को चलिए वो मान लेते हैं, लेकिन जरा औरंगजेब पर बात करें, नवी फेल पर। क्या खूबसूरती से इसने पहले मीसा दीदी को किनारे लगा दिया, लोकसभा हार गई मीसा दीदी, उसके बाद राज्यसभा में गए, उसके बाद अड़ंगा, फिर ये मीसा दीदी का कोई बयान नहीं, बिहार चुनाव है, कोई उनकी सक्रियता नहीं। रोहिणी दीदी आई थी चमकते हुए, उनका इंतजाम हो गया। तेज प्रताप को तो बनवासी दिलवा दिया कि तेज प्रताप अब कह रहे हैं कि गीता की कसम खा रहे हैं और भगवान कृष्ण की कसम खा रहे हैं कि अब आरजेडी में नहीं लौटेंगे। आप अंदर से बहुत खुश नहीं हो रहे हैं कि लालू की हालत एकदम शाहजहां वाली हो गई है और कहीं वो भी वो शेर न कहने लगे पिसर आब वाला कि भाई हिंदू तो पितृपक्ष में अपने पुरखों को भी जल पिलाते हैं, तू कैसा बेटा है कि पानी भी नहीं दे रहा है। अंदर से खुश तो बहुत हैं। वैसे दर्शकों देखिए, आज हम दोनों ने ये वाला इकट्ठे वाला ये गमछा पहन रखा है, तो ये आदमी फांसीवादी तो है ही, भक्त भी है। खुश तो बहुत हो रहे होगे तुम। देखिए लालू यादव का ये होना ही था।
कोई भी अगर आदमी ये कहता है या ये सोचता है कि वो कर्मफल से बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कर्मफल आपका खुशी पीछा लेकिन करते छुप नहीं रहते रही है आपकी, खुशी छुप नहीं रही है, छुपाए हुए। हैं। देखिए, कर्मफल से आप नहीं बच सकते, तो इसमें लालू यादव का भी फिक्स था कि उसका यही होना ही है। बुढ़ापे में बिल्कुल एड़ियां रगड़ते हुए और बहुत बुरी स्थिति में न पहुंच जाए, ऐसा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लालू यादव के साथ होना ही था, और लालू यादव के पूरे परिवार के साथ होना था। ये चीजें आप दूसरे परिवारों में भी, ऐसे ही दूसरे जो परिवार हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। सिंधिया परिवार में आप देख सकते हैं, यही चीज आप देख सकते हैं। सीधे सीधे अगर दिल्ली पहुंच जाए और एंटोनियो माइनो और युवराज का देखें, तो वहां भी आपको यही दिखेगा। तो एक एक करके कैसे भाइयों को निपटा दिया गया, एक दूसरे ने एक दूसरे को निपटा दिया, और फिर उसके बाद जो है आगे सत्ता संभालने के लिए कोई बचे ही ना। तो वो जो अशोक वाली कहानी में होता था ना, तिष्यरक्षिता और अशोक वाला एक नाटक होता था, उसमें हम्म। तिष्यरक्षिता क्या करती है कि कुमार अधियति जब कहा जाता है, यानी कुमार को शिक्षा दो, तो अधियति में अधियति के ऊपर अपनी काजल से एक बिंदी बना देती है, तो कुमार अंधियति हो जाता है। तो कुमार अंधियति जब हो जाता है, तो अंधियति का मतलब होता है कि अंधा व्यक्ति जो है वो राजा नहीं बन सकता। तो कुणाल इस तरह से राजा कभी नहीं बन पाए। कुणाल जो है वो बाद में श्रीलंका चले गए धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इस तरह के जो अच्छे शासक थे या जो अच्छे शासक साबित होते, उन लोगों को किनारे कर देना और खुद सत्ता हथिया लेना, इसके जितने जुगाड़ हो सकते हैं, वो सारे जुगाड़ जो हैं वो तेजस्वी यादव ने किए। लेकिन इसमें देखिए समस्याएँ क्या आई? समस्याएँ पहली ये आई कि जो माय समीकरण था, उसमें शिक्षा का स्तर जो था वो बहुत कम था। माय समीकरण में शिक्षा का स्तर जैसे-जैसे बढ़ने लगा, तो माय समीकरण का जो वाय था, उसको ये समझ में आने लगा कि एम जो है वो भाईजान बन के और वाय का जो है वो चारा बना रहा है, और ये वाय चारा जो है, ये वाय समुदाय के लिए किसी तरह से जो है भाईचारा सुविधाजनक नहीं है। तो ये चीज़ जब वाय समुदाय को नज़र आने लगी, तो वाय समुदाय जो भी पढ़ा-लिखा या थोड़ा समझदार होने लगा, वो इनसे कटने लगा। तो आज की तारीख हम्म। में एम-वाय समीकरण जो लालू यादव के पास हुआ करता था, वो भी इनके पास नहीं है। नहीं दूसरी तो चीज़ ये हुई कि जी, एक मिनट, एम वाई समीकरण में एम तो इनको दौड़ा रहा है। परसों ही जो ये अपनी यात्रा, परसों चौथे रोज जो इन्होंने समाप्त की है, तो जी। सुपौल से लेके हायाघाट से लेके और सब जगह एमआईएम के लोगों ने इनको, इनके खिलाफ नारेबाजी की है। कहा है कि अगर समझौता नहीं तो वोट नहीं। तो अब एम भी कहाँ बचा है? तो ये भी एम तो देखिए, समस्या है। एम एम उसी समय खत्म होने लगा था जब इन्होंने धोखाधड़ी की थी शहाबुद्दीन के साथ। शहाबुद्दीन को जेल में, तिहाड़ जेल में मरने के लिए छोड़ दिया। घर की मिट्टी, कफन, मतलब आखिरी वक्त में घर का कोई साथ हो, कुछ भी नहीं मिल पाया बेचारे शहाबुद्दीन को। और वो शहाबुद्दीन जो जिंदगी भर इनके लिए कट्टा ढोते रहे और जिंदगी भर इनके लिए अपराधी वाली छवि जो है उसको ढोते रहे। तो उस शहाबुद्दीन का इन्होंने क्या किया, वो देखने के बाद जो एम होता है वो इनसे भड़का हुआ था। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, तो एम भी जो है वो भड़का हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा इन लोगों ने क्या किया था, तो एआईएमआईएम के 3 जो विधायक थे उनको फोड़ करके ये इन्होंने अपने पक्ष में मिला लिया था। तो खरीद-फरोख्त की कि नहीं, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब पता नहीं, एआईएमआईएम के कैंडिडेट थे तो उन्होंने देख करके अच्छे मुसलमानों को ही रखा होगा। अब वो बिकते हैं या नहीं बिकते हैं पैसे पर, अच्छे मुसलमान, ये तो एआईएमआईएम वाले ही बताएंगे। तो हो सकता है एआईएमआईएम से जांच करने में कोई गलती हुई हो, अच्छे मुसलमान वो नहीं चुन पाया हो, जो लोग चुन पाए वो पैसे पे बिक गए हों। लेकिन जो भी हो, तो एआईएमआईएम के साथ भी धोखाधड़ी जो है ये आरजेडी वाले कर चुके हैं। तो इस वजह से आरजेडी का जो एम वाला बेस है वो भी जो है वो चटका हुआ है, थोड़ा-सा टूटा हुआ है। और जिन-जिन इलाकों में एआईएमआईएम आएगी, वहाँ पे एआईएमआईएम का जो काम होता है वो भाजपा की बी टीम जैसा हो जाता है। तो भाजपा जो है वो हिंदुत्ववादी वोट ले गई, और जो इस्लामिस्ट वोट थी, वो ले गए एआईएमआईएम वाले। तो सेकुलर वोट जो है वो इतने बचते ही नहीं कि आरजेडी या कांग्रेस वहां से जीत पाए। तो ये जो बी टीम बना करके रखा है ओवैसी को भाजपा वालों ने, ये जो बड़ी वाली धूर्तता है, इस धूर्तता को भी आपको समझना होगा। बिहार में जैसी ये धूर्तता दिखाई देती है, ऐसी धूर्तता और जगह भी की जा सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है।
मतलब बजप्पा वालों ने ओवैसी को बी टीम बना रखा है, हालांकि ओवैसी हमेशा ऐसा इनकार मेरा करते हैं मानना इससे। है, अच्छा, ऐसा ऐसा मेरा आपका मानना है। मानना? अच्छा, हाँ, ऐसा भाजपा आपका वाले मानना है। इससे सहमत हों ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं, भाजपा बजप्पा वाले वाले इससे भी असहमत इनकार भी हो करते सकते हैं। हैं, ओवैसी भी इनकार करते हैं, लेकिन अब इस यात्रा को इस बातचीत को कंक्लूड करते हैं एक आखिरी हिस्से। तेजस्वी लगातार सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, या उनकी टीम जो संजय यादव वाली है, जिसकी वजह से एक संजय ने महाभारत देखा था और एक संजय ने महाभारत करवा दी है, लालू खानदान। तो जो ये संजय यादव के प्रति इनका प्रेम है, और जिस हिसाब से ये एक एक कर अपने परिवार के सदस्यों को हटा रहे हैं, और इनके पीछे लालू का वरद हस्त भी नहीं, आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकल हाराकीरी की तरफ बढ़ रहे हैं? हाराकीरी, दर्शकों श्रोताओं जो जी, लोग नहीं इसमें जानते हैं उनके लिए बता दूं कि हाराकीरी आत्महत्या को कह सकते हैं। हालांकि जापानी लोग जब हाराकीरी करते हैं तो उसको बहुत इज्जत और इसके साथ करते हैं, लेकिन खैर उसका कुल मिला के अपनी जान खुद देना होता है। तो पॉलिटिकल हाराकीरी तो नहीं कर रहे हैं ये भाई साहब? जी, यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, जो रिलेशंस की बात होती है, जो लालू यादव के और बाकी परिवार के और बाकी वोटर्स के साथ उनके रिलेशंस की बात होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आप जब संजय की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली अगर महाभारत दूर से बाहर से कोई देख करके बात कर रहा हो, तो वो जरूर कहेगा कि संजय ने महाभारत करवाई थोड़ी थी, वो तो सिर्फ भाई देख रहा था। असल में अगर आप देखेंगे तो अर्जुन के पास जो पहला दूत पहुंचता है वो संजय था, और संजय जो जो बातें कह के गया था अर्जुन को, एग्जैक्टली वही बातें अर्जुन जो है वो अपने प्रश्नों के रूप में गीता, भगवत गीता में दोहराता हुआ दिखाई देता है। तो भगवत गीता में दोहराते हुए अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली वही हैं जो दूत के रूप में संजय थोड़े ही समय पहले उनको सिखा करके गए हुए होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल गेम खेलना होता है, ये गेम खेलने में संजय कोई बहुत कमजोर खिलाड़ी थे, ऐसा नहीं था। संजय भी अच्छे खासे मजे हुए खिलाड़ी थे, और यहाँ पर भी जो संजय कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं। इसमें देखिए कि चुनाव में उतरना नहीं है, एमएलए नहीं होना है, एमएलसी हो जाना है, एमपी नहीं होना है, मतलब एमपी होना है, लेकिन एमपी में भी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसा वाला राज्यसभा। होना है, तो लोकसभा वाला नहीं होना है, राज्यसभा वाला हो जाना है, जिसमें बैठे रह के आपको देखना पड़े। जी। ठीक है, ये ना करना पड़े कि आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, तो आप बैठ करके देख रहे हैं। तो बैठ के देखने वाला काम जो होता है वो संजय कर रहे होते हैं, और एग्जैक्टली वही काम आपको जो है यहाँ पर वाले जो संजय हैं वो आपको करते हुए दिख जाएंगे। अब इसमें देखिए कास्ट इश्यू भी उठने लगा है। कास्ट इश्यू इसलिए उठने लगा है क्योंकि हरियाणा से कहीं से आकर के संजय जो है यहाँ पे आने लगे हैं, और पूरे पूरे पार्टी पर इन्होंने कब्जा जमा लिया है, करीब करीब ऐसा ही फील होता है आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को। तो उन लोगों का कहना है कि देखिए गाय वगैरह जो पालते हैं, भैंस वगैरह जो पालते हैं, उन लोगों को ग्वाला कहा जाता है, यादव कहा जाता है। जो बकरी वगैरह पालते हैं उनको कहा जाता है गड़ेड़िया। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस होता है गड़ेड़िए का और यादव का, ये डिफरेंस भी लोग देखने लगे हैं, और लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि कोई गड़ेड़िया जो है वो किसी यादव पे आदेश चलाए। तो ये इंटरनली हो रहा है, लेकिन इंटरनली धीरे धीरे जो है वो आपको समझ में आएगा। जैसे आपको संजय यादव का नाम जो है वो जयचंद बुलाते हुए आपको तेज प्रताप दिख गए, फिर उसके बाद जो है रोहिणी जो है वो नाम लिए बगैर फोटो शेयर कर देती हैं, उसमें भी दिख ही जाता है कि वो क्या कह रही हैं कि भैया ये गड़ेड़िए को ला करके यादवों के सिर पे क्यों बिठा दिया है सबसे आगे की सीट पे। तो मामला असल में यहाँ पर कास्ट इशू का भी है, जो कि बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस चीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो राजद के लिए कुल मिला के स्थितियां बहुत अच्छी नहीं। राजद के लिए स्थितियां अच्छी नहीं हैं, और इस बीच प्रशांत किशोर पांडे एक के बाद एक खुलासा करते जा रहे हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी, जो फिलहाल बजप्पा के नेता हैं, उस पर कहा कि वो 6 कत्ल के आरोपित हैं और 3 बार नाम बदल चुके हैं। नाम तो उन्होंने बदला है, पहले मौर्य थे, फिर कुमार थे, फिर चौधरी हुए, तो वो तो उन्होंने बदला है। उसके अलावा उन्होंने अशोक चौधरी पर आरोप लगाया 200 करोड़ की हेराफेरी का। अशोक चौधरी की पुत्रवधू आ गई, शांभवी,
और उनका परिचय देना इसलिए जरूरी है कि वो जो पुत्र वधू हैं, बहुत कम अवस्था में वो विधायक बन गई हैं और सांसद बन गई हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा भाई, सांसद जी को विधायक जी बना दिया, तो सांसद बन गई हैं। और उन्होंने कहा है कि मेरे ससुर के पैर की धूल बराबर भी नहीं है पांडे जी। इस तरह से बिहार की राजनीति में रोज इतना कुछ हो रहा है दर्शकों श्रोताओं कि हम आपके पास रोज बिहार की टटका खबर लेकर आ रहे हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए। आनंद जी को हम धन्यवाद देते रहे हैं, लेकिन आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने की जो कृपा बरसा रहे हैं उसको जारी रखें, थोड़ा तेज करें। लाइक करते हैं आप तो हमारा वीडियो ज्यादा पहुंचता है, इसलिए आप खुद भी लाइक करें, सबसे करवाएं भी, ताकि हमारी बात और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको लगता है कि हम ढंग की बात कर रहे हैं तो कृपया हमारा समर्थन करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं, प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, एक छोटा सा विराम लेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।